हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वृक्क या नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर निस्यंद से वैद्युत अपघट्यों एवं जल का अधिकांश भाग पुनरावशोषित हो जाता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, हेनले के लूप की आरोही भुजा में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, या फिर हेनले के लूप की अवरोही भुजा में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास नेफ्रॉन, या जिसे कहा जाता है वृक्क। तो लिखते हैं वृक्क की क्रियाविधि। वृक्क की क्रियाविधि के बारे में यहाँ हमसे पूछा गया है। तो वृक्क या नेफ्रॉन जो है, यह नलिकीय संरचना होती है। इसके अलग अलग भाग हम देख लेते हैं। इसके पहला भाग होता है बोमेन संपुट। तो लिखते हैं बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट जो है, यहाँ पर मुख्यतः हम कह सकते हैं रक्त का परानिस्यंदन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर मुख्यतः परानिस्यंदन क्रिया जो है यह संपन्न होती है, जिससे कि ग्लोमेरुलर निस्यंद का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि परानिस्यंदन के द्वारा ग्लोमेरुलर निस्यंद का निर्माण होता है। और ग्लोमेरुलर निस्यंद जो है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के अलावा इसके अंदर बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जल, इसके अलावा अमीनो अम्ल और विद्युत अपघट्य पाए जाते हैं, जिनका पुनरावशोषण करना अति आवश्यक होता है। फिर बोमेन संपुट जो है, ये आगे की ओर खुलता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। तो लिखते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित या निकटस्थ कुंडलित नलिका जो है, इस भाग में पुनरावशोषण होता है। तो जैसे कि इसमें पुनरावशोषण होगा जल का वैद्युत अपघट्यों, जल वैद्युत अपघट्यों, मुख्य वैद्युत अपघट्यों का यहीं पर ही पुनरावशोषण हो जाता है, जैसे कि सोडियम का, पोटेशियम का। इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पर अमीनो अम्ल तथा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व ग्लूकोज का भी यहाँ पर पुनः अवशोषण हो जाता है। इन सभी पदार्थों का पुनः अवशोषण जो है, यह होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। और यदि इसके भाग देखे जाएं, तो आगे का भाग होता है हेनले का लूप। तो लिखते हैं हेनले का लूप। हेनले का जो लूप है, इसकी दो भुजाएं होती हैं, आरोही भुजा और अवरोही भुजा। तो लिखते हैं पहले होती है अवरोही भुजा। अवरोही भुजा में ये समीपस्थ कुंडलित नलिका खुलती है, और फिर अवरोही भुजा आगे की ओर खुलती है आरोही भुजा में। तो अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, तो यहाँ से जल का पुनः अवशोषण होता है। और आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य परंतु विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य होती है। तो यहाँ से विद्युत अपघट्य जो है, इनका पुनः अवशोषण होता है। और फिर आ जाती है हमारे पास दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो लिखते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है, इससे मुख्यतः हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन का अवशोषण होता है। तो हमसे पूछा गया है, वृक्क या नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर निस्यंद से वैद्युत अपघट्यों एवं जल का अधिकांश भाग पुनरावशोषित हो जाता है। तो ये होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, या इसे कहा जाता है निकटस्थ कुंडलित नलिका। और इसके द्वारा अधिकतर जल, वैद्युत अपघट्यों, अमीनो अम्ल तथा ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है हेनले के लूप की आरोही भुजा। तो हेनले के लूप की जो आरोही भुजा है, यह केवल विद्युत अपघट्यों के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जल के बारे में भी पूछा गया है। बी दिया गया है दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है, यहाँ से मुख्यतः बाइकार्बोनेट आयनों का अवशोषण होता है। तो हमारा बी विकल्प जो है, ये भी गलत होगा। सी दिया गया है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। तो हमारा सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है
समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है उसके द्वारा अधिकतर जल तथा वैद्युत अपघट्यों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। डी दिया गया है हेनले के लूप की अवरोही भुजा में। तो हेनले के लूप की अवरोही भुजा जो है उसके द्वारा केवल जल का पुनः अवशोषण होता है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।